हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मेटल और नॉन मेटल का पार्ट थर्ड वीडियो बन रहा है और आज का जो टॉपिक है आपको वो बताऊंगा नॉन मेटल के बारे में। आज नॉन मेटल का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बताने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें और पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, बिना देर करवाए अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप नॉन मेटल का इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और आप पहले भी आपको मैंने बता दिया था कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और तीसरा मेटोलाइड, यानी कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं, मेटोलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या है और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो आप जानते हो अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से वो क्या करता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन कार्बन एक अपरूप ग्रेफाइट इसका अपवाद है। तो यहाँ पे एक आपका अपवाद है कार्बन। कार्बन के अपरूप में कौन है, ग्रेफाइट, जो अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है या फिर आपके एक नंबर में सवाल में आ सकता है कि कौन से ऐसे अधातु हैं जो विद्युत के सुचालक हो। तो देखो, कोई भी विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन ही कार्बन के एक अपरूप में कौन है, ग्रेफाइट, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और ये क्या अपवाद में है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। उसमें क्या होता है, लस्टर होता था, यानी कि एक चमक होता था। यहाँ पे क्या है, लस्टर लेस, यानी चमकहीन है, यानी अधातु में कोई चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन इसका अपवाद है। आयोडीन में क्या होता है, काफी ज्यादा चमक होता है। और ठीक है, तो ये इसका अपवाद है। अपवाद में आपके लिए ये रिमेंबर करना और जानना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपवाद में यहाँ क्या बताता है, कार्बन जो विद्युत के क्या होता है, कार्बन जो मैंने बताया था जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसे एक रिमेंबर करना है। जो अपवाद है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बच्चों। तो ये आपका ये हो गया कार्बन अपरूप जो इसका अपवाद में है। और यहाँ पे आपका क्या, आयोडीन किसके चमक के रूप में और वहां पे विद्युत के सुचालक के रूप में। उसके बाद है अधातु अगाधवर्ती और तन्यता नहीं होते हैं, इसलिए इसे पीटकर चादर हुआ अथवा खींचकर तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। अब एक चीज मैंने बताया था, आघात वर्धनीय, इसके मतलब कि लोहे को पीट पीट करके उसकी कोई भी शेप में हम बदल सकते थे। और शेप में जब बदलते थे तो उसे हम कुछ औजार वगैरह या फिर इक्विपमेंट वगैरह बहुत सारा कुछ बनाया जा सकता था, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो वो बनाए। और तन्यता के मतलब क्या होता था कि ऐसे धातु जिसके लंबी तार आने की घिंच करके लंबे तार के रूप में बनाए जा सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी अधातु में नहीं है। आने की अघातवर्ती आने की आपका दोनों प्रॉपर्टी यानी अगाधवर्ती और तन्यता दोनों इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। ये कितने अवस्था में पाए जाते हैं, यानी तीनों अवस्थाएं में होते हैं। जो अब जो नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, वो आपके ठोस के रूप में यानी सॉलिड के रूप में क्या होता है, कार्बन होता है, सल्फर गंधक होता है, फास्फोरस होता है या आयोडीन होता है इत्यादि। ये सब किसके रूप में होते हैं, ठोस के रूप में होते हैं। उसके बाद आपके लिक्विड स्टेट में भी होता है, जैसे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में। तो ये आपको रिमेंबर आपके एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि सॉलिड और गैस होते हैं, लिक्विड में नहीं होता, लेकिन लिक्विड में कौन सा एक है, ब्रोमीन। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से क्या बन जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये आपका पिछला आपके एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, ब्रोमीन। और गैस अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन इत्यादि, ये सब किसके फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो अब यहां से समझते हैं आपके जितना मैंने अभी बताया ये सब, इनमें से आपका एग्जाम में डिफरेंट आपके जेक एग्जाम में आ चुका है। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो दर अवस्था में होती है। अब देखिए 2018 के एग्जाम में जेक में आ चुका है।
तो इसमें क्या है, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाए, एक कोई भी बता देना आपको, ये गैसीय अवस्था में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, ये सब कोई भी आपको बता देना है, ठीक है, जो क्या होती है गैसीय अवस्था में। उसके बाद स्टूडेंट्स एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो, क्या हो, कमरे के ताप पर द्रव हो, तो कमरे के ताप पर द्रव हो या फिर वो द्रव अवस्था में रहो, तो क्या होगा, आंसर ब्रोमीन ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आगे है ठोस अधातु में कुछ धातु, कुछ सॉरी ठोस अधातु में कुछ अधातु क्या होते हैं, मुलायम और कुछ कठोर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं। मैंने आपको जब मेटल बढ़ता तो वहां भी बताया था कि सभी का जो कठोरता होता है अलग अलग होता है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी क्या है, ठोस अधातु है, यानी सॉलिड, देखिए सॉलिड, लिक्विड, तीन गैस, ये तीनों बताया था कौन कौन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सब में कुछ अधातु मुलायम तथा कुछ कठोर होते हैं। कार्बन का अप्रूप जो हीरा है, कार्बन का अप्रूप हीरा, ये सब कार्बन का अप्रूप हीरा है, ये सब मैं आपको अप्रूप के बारे में इसका स्टडी, कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में जो चैप्टर पढ़ा हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। फिलहाल के समझिए कि अप्रूप ये एक हीरा भी होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कार्बन के अप्रूप जो हीरा है वो प्राकृतिक पदार्थ में से सबसे कठोर है, प्राकृतिक पदार्थ में क्या सबसे हुआ कठोर है, ठीक है। और इसका गलनांक, अच्छा अब मानकर चलो बच्चों, मैं स्टूडेंट सॉरी मानकर नहीं, रियली, कि जब आपको मैंने पहले पहले पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि जो कठोर होते हैं, क्या होते हैं कठोर, जो जितना कठोर होता है उसका गलनांक और कथनांक क्या होते हैं उतना उच्च होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो आपके कार्बन के अप्रूप हीरा क्या है, प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर है, प्राकृतिक में वो सबसे क्या है कठोर है, इसके मतलब इसके गलनांक और कथनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। जबकि अधातु में का गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो यहाँ पे आपके कहने का मतलब ये पॉइंट में बताया गया है कि अधातु का जो गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। लेकिन कार्बन के एक अपरूप है हीरा, जिसका जो प्रकृति में सबसे कठोर है, इसलिए इसे गलनांक और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कार्बन का दूसरा अप्रूप ग्रेफाइट है, जो मुलायम, चिकनी और विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का दूसरा अप्रूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको, कार्बन का जो दूसरा अप्रूप है ग्रेफाइट, अभी यहाँ बताया था कि अब एक अप्रूप में आपका क्या है, हीरा है, तो उसी तरह से दूसरा अप्रूप में यहाँ ग्रेफाइट है, जो काफी क्या होता है, मुलायम होता है, चिकना और विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होता है, ठोस अधातु भांगुर होता है, यानी ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसको बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको यहाँ बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप प्लीज मुझे दिए हुए नंबर पे जरूर कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं। इस तरह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट आपका यहाँ पे है कि अधातु के परमाणु के बाह्यम कोश में, यानी जो आपके नॉन मेटल है, उसके एटम के बाह्य कोश में, यानी बाह्य कोश में जैसा सेल होता है ना, मैंने आपके 9 क्लास में साधारण पढ़ रखा होगा, जो सेल KLMN करके, उस सेल में जो बाह्य इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर के कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, उसमें जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, 4 5 6 7 8 ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखिए कि ये क्या है, अगर ये 8 है, 4 5 7 8, तो ये ऑक्टेट या ड्यूएट यानी अष्टक का निर्माण करेगा। जब अष्टक का निर्माण करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी ये खो नहीं, यानी कि ये दे नहीं, डोनेट नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, लेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। हाइड्रोजन तथा हीलियम के बाहरी कक्षा में क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के कितने होते हैं, 1 और 2, इसलिए उसको छोड़कर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाते हैं। अब यहाँ बच्चों आपके मन में सवाल बन रहा है, ऋणात्मक क्यों होते हैं, बनाते हैं, ऋणात्मक आवेश क्यों बनाते हैं। तो ऋणात्मक आवेश का एक आंसर आपका है, क्योंकि इसमें के जो लास्ट वैलेंसी या संयोजकता बोल सकते हो, इसका जो लास्ट में है इलेक्ट्रॉन, वो 4 5 6 7 8 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑक्टेट और डुएट बनाने के लिए, यानी अष्टक को पूरा करने के लिए, वह अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को, यानी बाह्य कक्षा के या जो बाह्य कोश में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, उसको वो क्या करते हैं, वो खो नहीं सकते हैं, नहीं खो सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो उसमें आवेश क्या आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि इसलिए
अधातु विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब बच्चों जितने भी आपके नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल का मैंने यहाँ एक लिस्ट बना दिया है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं अपने मन से दिया ताकि आपके जितने भी हैं वो यहाँ एक जगह पे हो जाए। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या है, आपके नॉन मेटल है। इसका सिंबल भी यहाँ पे और एटॉमिक नंबर भी है। ठीक है, इसी तरह से आपका आर्गन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टन है, आयोडीन है, जेनॉन है, अस्टाटिन है, रेडॉन है। तो ये सब आपके हैं। तो ये आप मन करे तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सब आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की बात। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करें। केमिकल रिएक्शन में इसका है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों इसका मैं बताया था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता था। क्या बनाता था, मेटल ऑक्साइड बनाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या, अच्छा मेटल ऑक्साइड जो बनता था वो क्या होता था, वो क्षारीय होता था। नेचर प्रकृति रूप में क्या होता था, क्षारीय होता था। और वो क्षारीय होता था तो क्या करता था कि नीले सॉरी लाल न्यूट्रल स्रोत को क्या करता था, नीले कर देता था। तो अब इसका देखते हैं कि अधातु क्या करता है। कि सबसे पहले पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। कुछ अधातु जैसे कार्बन, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का, अब यहाँ क्या बोला है, देखिए वहां पे क्या कहता था कि क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे क्या अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। और पुनः, अब पुनः के मतलब बच्चों यहाँ पे जो अम्लीय ऑक्साइड है, जैसे कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, जो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के परिचय में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसी साथ जल के साथ यानी H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो H2CO3 बनेगा यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा। और जो कार्बोनिक एसिड बनेगा वो आपका एक्वस फॉर्म में होगा यानी जलीय फॉर्म में होगा, जलीय रूप में होगा। ठीक है, और अम्लीय ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी कि अब बच्चों सबसे पहले आप समझ सकते हो कि अधातु है मेरे पास। ठीक है, अधातु को कार्बन के साथ हम रिएक्शन करवाएं यानी कि जलाएंगे, जलाने के बाद वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवा देते तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है यानी अम्ल का निर्माण होता है। इस तरह से सल्फर के साथ भी सेम केस है यानी सल्फरस एसिड बनता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ अधातु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, जब मैंने बताया था जब ऑक्साइड हो, कोई भी जब उदासीन ऑक्साइड हो, क्या हो, उदासीन ऑक्साइड हो तो वो ना अम्लीय होंगे ना वह क्षारीय होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। तो क्या बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसी तरह N2O है, इसी तरह से NO है, इसी तरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब है यहाँ पे प्रायः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब यहाँ पे बच्चों से क्या बुलाया गया कि प्रायः अधातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और अभिक्रिया क्यों नहीं करती, इसके मैं एक वजह बता देता हूँ। क्योंकि यदि धातु जल के साथ अभिक्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अगर करती तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, लेकिन ये संभव ही नहीं है, ये नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता और इसलिए अभिक्रिया भी नहीं करती है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, जो अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अच्छा, विस्थापित क्यों नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकती है। वो क्या करती है, एक्वायर करती है, ग्रहण करती है। जब ग्रहण करती है तो इसलिए ये हाइड्रोजन के को स्थापित नहीं कर सकती है। अब इसका कारण में बताया, फिर अब पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अधातु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दे सकती, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, ले सकता है। तो इसलिए वो क्या हाइड्रोजन गैस से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कार्बन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर सल्फर को करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल यहां तक आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।